हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। आज ये हमारा 5वां क्लास है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि लास्ट 4 क्लास में हम लोग क्या क्या किए हैं। देखिए, पहला क्लास में हम लोग क्या देखे थे, वृद्धि और विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। दूसरे क्लास में हम लोग देखे थे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक के बारे में जाने थे। तीसरा क्लास में हम लोग देखे थे विकास के विभिन्न आयाम। और चौथा क्लास में भी हम लोग वही देखे थे, क्या देखे थे, विकास के विभिन्न आयाम के बारे में जाने थे। तो ये जो टॉपिक था हम लोग का, जो पहला टॉपिक है जेटेट या और सीटेट का जो पहला टॉपिक है, विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। तो ये देखिए, विकास की अवधारणा है ना, इसका ये सारा टॉपिक, आज ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं किस में, अधिगम में जा रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे ये दोनों में क्या संबंध है उसको। फिर इस चैप्टर का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, सारा प्रीवियस ये क्वेश्चन क्या पूछा है सारा कुछ देखेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं अधिगम क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अधिगम ये वर्ड सुन के ही या देखकर कुछ लोगों को लग रहा होगा, जैसे बीएड वाले स्टूडेंट है, कि ये वर्ड उन लोगों के लिए क्या होगा, नया होगा। अधिगम पहली बार सुन रहे होंगे कि अधिगम का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए हम जो आपको बताएंगे ना अधिगम, उसके बाद आप बोले कितना आसान शब्द है अधिगम। चलिए पहले उसको फिगर से समझते हैं। देखिए यहाँ फिगर, 3 फिगर है, ठीक ना। फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3। अब आप लोग ये बताइए, देखिए तीनों फिगर के बारे में हम बता रहे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अधिगम क्या होता है। देखिए पहला फिगर में क्या कर रहा है, बच्चा है, ठीक ना। बच्चा साइकिल चला रहा है, तो साइकिल को चलाने में क्या कर रहे हैं, उसके पापा, जो उसके पापा है, बच्चे के पापा है, उसको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक ना। क्या कर रहे हैं, उसके पापा हेल्प कर रहे हैं। पहला फिगर में एक बच्चा साइकिल चला रहा है और साइकिल को चलाने में उसके पापा उस बच्चे का हेल्प कर रहे हैं। और दूसरा फिगर में क्या है कि बच्चा वो साइकिल तो चला रहा है, लेकिन उसके पापा जो है धीरे धीरे साइकिल को छोड़ रहे हैं, यानी कि बच्चा खुद से साइकिल को चला रहा है। और तीसरा फिगर में देखिए क्या है कि वो अब तो बच्चा को उसके पापा है सो छोड़ दिए हैं, बच्चा खुद से आराम से मुस्कुराते हुए साइकिल को चला रहा है, ठीक ना। क्या कर रहा है, मुस्कुराते हुए साइकिल को चला रहा है। अब उसको किसी का डर नहीं है कि हम गिर जाएंगे, उसके पापा उसको पकड़े हुए नहीं है। तो अब ये बताइए, तीनों फिगर को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि बच्चा आखिर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चा। तीनों फिगर को देखने के बाद कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि नहीं, बच्चा तो साइकिल चलाने के लिए सीख रहा है। क्या कर रहा है, बच्चा साइकिल चलाने के लिए सीख रहा है। तो जो यहाँ वर्ड आया है ना, सीखना, कौन सा वर्ड, सीखना, इसी को बोलते हैं अधिगम। अधिगम यानी कि क्या बोल सकते हैं, सीखना और अधिगम एक ही। अगर को बच्चा कुछ सीख रहा है तो वही उसका क्या हुआ, अधिगम हुआ। मतलब एक तरफ से क्या बोल सकते हैं, जैसे हवा और वायु दोनों का मीनिंग एक ही है, उसी तरह अधिगम और सीखना दोनों का मीनिंग एक ही है। बस बोलने का तरीका यहाँ पे क्या बोला गया है, अधिगम बोला गया है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, सीखना। तो अब आप लोग देखिएगा, बहुत जगह आपको अधिगम मिलेगा और बहुत जगह सीखना भी मिलेगा, लेकिन आप लोग को समझना है कि अधिगम मतलब सीखना होता है और सीखना मतलब अधिगम होता है। इसी बात को मानकर चलना है और आगे देखना है, ठीक है। तो अब हमको लग रहा है कि आप लोग तो बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे कि अधिगम क्या होता है। पहले तो आप लोग को लग रहा है कि कौन सा वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अधिगम क्या होता है। अधिगम, अधिगम का मतलब क्या हुआ, अधिगम का मतलब हुआ सीखना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अधिगम किसको कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक ना। देखिए अब तो जान गए हम लोग क्या होता है, किसी चीज को सीखना ही अधिगम है, सीखना को ही बोलते हैं अधिगम, लेकिन उसका कुछ परिभाषा होता है, सारा कुछ, सारे पॉइंट्स को एक एक करके जानते हैं। देखिए क्या होता है, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्या बोल रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अनुभवों, परिस्थितियों से सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो देखिए बच्चा जन्म से
जो अधिगम है ना, जन्म से लेकर, मान लीजिए इसमें देखिए बच्चा साइकिल चलाने के लिए सीख रहा है, बच्चा का जन्म हुआ, ठीक ना, जन्म हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, उसके बाद क्या कर रहा है, साइकिल चलाने के लिए सीख रहा है, ठीक ना। तो जो बच्चा है शुरू से लेकर अंत तक साइकिल को चलाने के लिए सीख लिया, तो इसके बाद ये भी बोल रहा है कि मृत्यु तक, देखिएगा बच्चा अभी छोटा है तो साइकिल चलाने के लिए सीख रहा है, लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा, तो भी कुछ ना कुछ सीखेगा ही। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के दादा दादी होंगे, जो छोटे बच्चे रहते हैं, तो जो उनके दादा दादी होते हैं उनसे बच्चे से भी कभी कभी कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कुछ मोबाइल चलाना, तो बच्चे लोग जानते हैं तो अपने दादा दादी को सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, आप देखते होंगे। तो होता है कि एक इंसान ना जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहता है। और बोलते हैं ना, सीखने का कोई उम्र नहीं होता, अगर इंसान चाह लेना कि कोई किसी भी उम्र में सीख सकता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ का सीखने का एक उम्र होता है, लेकिन अगर वह चाह ले तो किसी भी उम्र में सीखना चाहे तो सीख सकता है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और पर्यावरणीय संपर्क के माध्यम से अपने व्यवहार में अस्थाई अस्थाई एवं अनुकूल बदलाव लाता है। अब देखिए इस सेंटेंस को यहाँ से, जो हम लोग साइकिल वाला एग्जाम्पल उससे समझते हैं। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, मान लीजिए बच्चा, अनुभव, वह साइकिल चला रहा है ना, साइकिल मान लीजिए एक दिन में तो नहीं सीखा होगा, एक दिन चलाया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन चलाएगा ना, तो उसको क्या, उससे अनुभव भी आया, और साथ में क्या, वो डेली लगातार चला रहा, तो अभ्यास भी तो उसका हो रहा है। और फिर क्या, उसमें पर्यावरणीय संपर्क, मतलब क्या, जो उसके आसपास के यानी कि उसके पापा है उसका हेल्प कर रहे हैं, तभी तो वह साइकिल चलाने के लिए सीख रहा है ना। तो पर्यावरणीय संपर्क के माध्यम से अपने व्यवहार में अस्थाई, अब वह अपना अनुभव, अभ्यास और अपने पापा का हेल्प से साइकिल चलाने के लिए सीख गया, ठीक ना। तो क्या साइकिल चलाने के लिए सीख गया तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। अब वो बोलेगा कि नहीं, हम तो साइकिल चलाना सीख गए, कहीं अगर जाना रहेगा तो साइकिल से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वही जो परिवर्तन क्या, ये अस्थाई भी हो सकता है, और क्या अनुकूल बदलाव लाता है, मतलब बच्चे के अनुकूल उसके साथ चलने के लिए बदलाव लाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। देखिए जितना पॉइंट ये सब है ना, ये सारा पॉइंट आपका किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। हम चाहते तो सिंपल बस एक एक सेंटेंस का वर्ड आपको बता देते, अधिगम के बारे में बता दिया और निकल जाते, लेकिन नहीं, हमको सिर्फ आपको उतना सा नहीं बताना है, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है। जेटेट, सीटेट या फिर बीएड में भी सारे क्वेश्चन ये सब ऐसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये पूछेगा डायरेक्ट, अधिगम कैसी प्रक्रिया, ऑप्शन में रहेगा जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो आंसर यही होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी ना किसी आपका स्टेट टेट का एग्जाम में या फिर सीटेट में। ये सारा जितना भी पॉइंट बता रहे हैं वही सबसे लिया गया है। फिर यही पूछेगा कि जो अधिगम कैसी है, तो कैसा अस्थाई होता है या अस्थाई होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, अस्थाई। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, यह एक व्यापक प्रक्रिया है, क्या है, व्यापक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान ज्ञान कौशल, आदत, दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड्स, मूल्यों, वैल्यू और प्रतिक्रियाओं का विकास शामिल होता है। सारा कुछ शामिल होता है। मान लीजिए कुछ, जैसे हम ही लोग अभी कुछ, आप लोग भी अगर बीएड कर रहे हैं या फिर कुछ और भी कोर्स कर रहे हैं, तो ज्ञान ले रहे हैं, तभी तो आप यानी कि सीख रहे हैं ना। उसके बाद सीख रहे हैं तो कुछ में आपका कौशल भी आ रहा है, टीचिंग स्किल आ रहा है ना, और आपको फिर पढ़ाने का आदत भी हो रहा है। तो सारा कुछ को इंक्लूड करते हैं ना, तो ये किस में आ जाएगा, अधिगम में आ जाएगा। तो वही बोल रहा है, इसमें सारा कुछ का विकास शामिल है, अधिगम में सारा कुछ का विकास शामिल है। कौन कौन सा विकास, तो ज्ञान, कौशल, आदत, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं का सारा का विकास अधिगम में शामिल है। और यह कैसा प्रक्रिया है, तो यह एक व्यापक प्रक्रिया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखिए हम लोग अधिगम का अर्थ के बारे में जानते हैं। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में अक्सर पूछता है क्वेश्चन, अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है। और इसमें भी पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, जेटेट या सीटेट, उसमें भी देखिए। तो सिंपल सा अर्थ हम लोग समझते हैं, अधिगम का अर्थ क्या होता है। हम लोग तो पहले जान गए अधिगम का मीनिंग क्या होता है, सीखना होता है। तो अब देखिए इसके माध्यम से सीखते हैं। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ नया जानता है, समझता है, करता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। वही एग्जाम्पल से देखिए, जो बच्चा है साइकिल चला रहा है, ठीक ना, तो वह कुछ नया तो जान रहा है ना, साइकिल चलाने के लिए जान रहा है, पहले समझ रहा है कैसे साइकिल चलाना है, फिर क्या साइकिल चलाता है,
उसके बाद क्या, उसके व्यवहार में परिवर्तन भी आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। तो बोल सकते हैं अधिगम वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति कुछ नया सीखता है। अगर वह करेगा, अधिगम के माध्यम से क्या करेगा, कुछ नया जानेगा, समझेगा और फिर करता भी है, और उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन भी लाता है। क्या करता है? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे, हमेशा आपके दोस्त या कोई भी है कुछ चीज को सीख जाएगा। अगर वो गाड़ी चलाना सीख गया या कुछ भी साइकिल चलाना, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता ही होता है। या कुछ भी या कुछ कंप्यूटर चलाना सीख गया, किसी तरह का भी उसमें स्किल्स आ गया, कुछ जो यूनिक स्किल्स आ गया, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता ही होता है। ठीक है ना। उसके बाद बात क्या बोल रहा है, यह अनुभव आधारित और अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। अनुभव कैसे? क्योंकि देखिए वह जो सीखता है, जो अधिगम करता है, कि एक दिन में नहीं आता है, उसको एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, सप्ताह, 2 महीना, सालों भर, तो सारा कुछ का वो उतना दिन करता है अभ्यास और अनुभव, तब अनुभव के माध्यम से सीखता है। और जब वह सीखता है तो कहीं ना कहीं वह अस्थायी हो जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चा साइकिल चलाने के लिए सीख लिया, तो क्या वह फिर भूल जाएगा? नहीं, भूलेगा नहीं। हो सकता है लेकिन भूलेगा नहीं, वह हमेशा के लिए सीख जाएगा। ठीक ना। तो यह परिवर्तन क्या होता है? अस्थाई होता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, अधिगम जन्मजात नहीं होता है, इसे अभ्यास और अनुभव के द्वारा अर्जित किया जाता है। क्योंकि देखिए बच्चा जैसे जन्म लेता है, तो क्या उसी समय से सीखना शुरू कर देता है? नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है, फिर उसका थोड़ा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे वह किसी चीज को सीखना चाहता है, तो उसका अभ्यास करता है, तब जाकर वह सीखता है। क्या करता है? सीखता है। तो क्या करता है? अनुभव, अभ्यास और अनुभव के द्वारा अर्जित करता है। जैसे पहले क्या, वो साइकिल चलाने के लिए अभ्यास किया, फिर चलाते चलाते उसको अनुभव आया, उसके बाद जाकर क्या किया, वह खुद से साइकिल को चलाने लगा। अब देखिए अधिगम का परिभाषा, ये एग्जाम में पूछता है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो पूछता है ये किसका कथन है। और आपके ये सीटेट जेटेट इसमें भी क्वेश्चन पूछता है। आप देखिएगा किसी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि आपको स्टेटमेंट दे दिए देगा, ठीक ना, स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहेगा और पूछेगा यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। तो एक बार अगर आपके माइंड में रहेगा स्टेटमेंट पढ़ा हुआ, तो वहाँ पे आपका माइंड में आ जाएगा कि नहीं इस मनोवैज्ञानिक का कथन है। तो देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के बारे में अपने अपने कथन को दिए हैं। बस बोलने का तरीका अलग है, सबका मीनिंग कहीं ना कहीं एक ही निकल रहा है कि अधिगम क्या होता है उसके बारे में ही सब बोल रहे हैं, बस अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या किस तरह से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गेट्स व अन्य के अनुसार। गेट्स किनका नाम है? तो एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। किसका? तो मनोवैज्ञानिक का नाम है। जो बोल रहे हैं अनुभव क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई, जैसे वो साइकिल चलाने के लिए सीखा 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह, तो उससे उसको अनुभव हुआ, फिर वो साइकिल चलाने का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग लिया, तभी तो उसका व्यवहार में परिवर्तन आया, मतलब कि वह साइकिल चलाने के लिए सीखा। तो वही बोल रहा है क्या, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ठीक है। अब देखिए दूसरे मनोवैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं। दूसरे मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? तो मार्गन और गिलीलैंड के अनुसार क्या है अधिगम? अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप जीव के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन है जिसे कुछ समय तक बनाए रखा जा सकता है। बस बोलने का मीनिंग वही है, बोलने का तरीका अलग है, मीनिंग वही है। यहाँ भी अनुभव का बात हो रहा है। अनुभव के परिणाम स्वरूप जीव के व्यवहार में, जीव मतलब क्या, यहाँ पे जैसे बालक है, तो बालक के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन होता है जैसे कुछ समय तक, मान लीजिए उसके व्यवहार में साइकिल चलाने के लिए सीख रहा है, तो कुछ समय तक उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, या अस्थायी भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिगम का परिभाषा। अगले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो अगले मनोवैज्ञानिक कौन है? स्किनर है। तो स्किनर के अनुसार क्या बोल रहा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोधर, क्या है? उत्तरोधर यानी कि प्रोग्रेसिव, लगातार प्रोग्रेस करने वाला असमंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है? इनके अनुसार, जो स्किनर मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार जो सीखना, वही जो अधिगम है ना, अधिगम या सीखना एक ही है। देखिए यहाँ पे अधिगम बोला गया, यहाँ पे सीखना, यानी दोनों एक ही है। सीखना व्यवहार में उत्तरोधर यानी प्रोग्रेस करने वाला, और एडजस्टेबल मतलब किसी के साथ तालमेल बैठाने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि जब तक वह किसी के साथ
तालमेल, मान लीजिए किसी को कुछ सीखना है तो वह उसके साथ दोस्ती करेगा, तालमेल बैठाएगा, तभी तो वह सीख पाएगा ना। तो वही ये बोल रहे हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर और सामंजस्य की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो सामंजस्य की प्रक्रिया है। चलिए अब देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं। अब देखिए अगले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो अगले मनोवैज्ञानिक का नाम है वुडवर्थ। इनके अनुसार अधिगम क्या है? तो नवीन ज्ञान और नई प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया, मतलब अधिगम की प्रक्रिया। क्या नई ज्ञान, मान लीजिए वो साइकिल चलाने सीख रहा है तो नया सीख रहा है कुछ, और भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। जैसे कुछ आप लोग कोर्स कर रहे हैं, कुछ चीज़ का सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में नया ज्ञान आ रहा है ना। तो वही बोल रहा है नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने। जैसे आप नया नया टीचिंग स्किल सीखे, उसके बाद प्रतिक्रिया, आपको डिग्री मिला, तो इससे आप क्या कैसे पढ़ाना है स्टूडेंट को, वो सब कुछ सीखे कि नहीं सीखे? तो सीखे। वही सीखने की प्रक्रिया क्या बोल रहा है? सीखने की प्रक्रिया क्या है? आपका अधिगम है। अब देखिए अगले मनोवैज्ञानिक कौन है? अगले मनोवैज्ञानिक का नाम है क्रॉन बैंक। क्या नाम है? क्रॉन बैंक। तो इनके अनुसार अधिगम क्या होता है? अब हम लोग इसको जानते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो अपने अपने अनुसार अधिगम को परिभाषित किए हैं, लेकिन सबका कहीं ना कहीं बोलने का मीनिंग एक ही है। बोलने का तरीका अलग है, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं? अधिगम, यहाँ भी देखिए अनुभव वर्ड आया है। अधिगम अ- अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आए परिवर्तन के द्वारा व्यक्त होता है। बस वही है जो पहले बताया गया है। अनुभव के माध्यम से फिर क्या उसके परिणाम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को क्या बोलते हैं? अनुभव, अधिगम बोलते हैं। अब देखिए अगले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो अगले मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। कौन है? तो क्रो एंड क्रो है। ये क्या बोल रहे हैं? अधिगम आदतों अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या होता है कि कोई बच्चा कुछ सीखता है तो किसी चीज़ को, जैसे उसको साइकिल चलाने का आदत हो गया, या फिर किसी चीज़ को सीखा तो ज्ञान भी आया, और इसमें क्या आया? हैबिट भी आया, एटीट्यूड भी आया। तो सारा कुछ जो उसमें प्राप्त कर रहा हुआ बच्चा सारा कुछ सीख रहा है, वही क्या है? अधिगम है। क्या है? तो अधिगम है। अब देखिए अगले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो अगले मनोवैज्ञानिक है हमारे गिलफोर्ड साहब। कौन है? गिलफोर्ड। इनके अनुसार क्या है अधिगम? तो इनके अनुसार अधिगम क्या है? व्यवहार के परिणाम स्वरूप। क्या है? किसके? तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अधिगम है। देखिए क्या बोल रहा है ये? व्यवहार के परिणाम स्वरूप, मतलब व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में किसी भी तरह का अगर परिवर्तन होता है तो क्या है? उसी को अधिगम बोलते हैं। किसके द्वारा बोला गया है? तो यह बोला गया है गिलफोर्ड के द्वारा। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए अधिगम के बारे में हम लोग जान गए। अब अधिगम का अर्थ देखिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिक के द्वारा अधिगम का क्या परिभाषा दिया गया है उसको जाने। अब हम लोग देखते हैं कि अधिगम की प्रकृति क्या होती है। देखिए जितना भी प्रकृति यहाँ पे बताया गया है ना, सारा पॉइंट आपका किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपको हम कंटेंट दे रहे हैं ना, पूरा वन लाइनर फॉर्म में दे रहे हैं, पूरा इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अब बाद में भी खुद से भी एक बार रीडिंग डालिएगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इतना अच्छा से हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है अधिगम की प्रकृति में। पहला पॉइंट क्या है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। कैसे? तो देखिए हम लोग जानते हैं। मान लीजिए आप टीचर है, जैसे आप बीएड कर रहे हैं या बीएड कर लिए हैं, बहुत के तो स्कूल में पढ़ाते होंगे, ठीक है ना। तो आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिएगा आपकी, आप पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, मैथ्स के टीचर आप मान लीजिए मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अब मैथ्स बोर्ड में बता रहे, समझा रहे, लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो हल्ला कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो समझ पाएंगे? वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट ध्यान दे रहा है, उसमें एक्टिव है, सक्रिय है, उसको जरूर समझ में आएगा। आप उससे बाद में क्वेश्चन पूछिएगा तो वह उसका आंसर करेगा, कैसे क्या हुआ वो बताएगा। लेकिन जो बच्चा उसमें एक्टिव नहीं है, बात कर रहा है या किसी और कारण से ध्यान नहीं दे रहा है, तो वह नहीं बता पाएगा। वही बोल रहा है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक वह एक्टिव नहीं रहेगा वह सीख नहीं पाएगा। सीख पाएगा? नहीं पाएगा। अगर सीख भी लेगा तो सही तरीके से सीख नहीं पाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। करता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए अब
अब उस वही क्लासरूम का ही एग्जांपल देते हैं कि अगर वो बच्चा एक्टिव है, कि मतलब पूरा क्रियाशील है, तो आप जल्दी समझ में आएगा, कुछ भी आप उसको बोलिएगा तो तुरंत कैच करेगा। और वो एक्टिव नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को स्वप्रयास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खुद से प्रयास करना पड़ता है। ये बोल रहा है कि अधिगम ना, अधिगम है विकास का ऐसा प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को खुद से, क्योंकि देखिए जब तक वह खुद से प्रयास नहीं करेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, सक्रिय नहीं रहेगा, तो वह खुद से नहीं सीख पाएगा। तो कहीं ना कहीं वह बच्चा अगर खुद से प्रयास कर रहा है तभी वह सीख पाएगा। वह सीखने के लिए इच्छुक होगा, सीखने का प्रयास करेगा, तभी वह सीख पाएगा। अगर सीखने का वह उसको बता रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और वह सीखने का प्रयास ही नहीं करेगा तो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। अधिगम वातावरण के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है, अस्थाई या अस्थाई। देखिए होता क्या है, इसका एग्जांपल दे रहे हैं। अगर 5 दोस्त है, ठीक ना, उसमें अगर 4 दोस्त अच्छे हैं, एक दोस्त थोड़ा खराब भी है, तो अगर 4 दोस्त अच्छे हैं तो उसको समझाएंगे कि जो कुछ वह गलत कर रहा है कि ऐसा मत करो, तो वह सुधर जाएगा। तो वही होता है, बोल रहा है कि परिवर्तन क्या, वातावरण, वह किस वातावरण में रहता है ना, उस पे भी अधिगम डिपेंड करता है। उसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आप, कोई बच्चा है, उसके बड़े भैया बहन जो भी है, वह अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना, और वो पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन वह देखता है कि नहीं उसके जो भी बड़े भैया है, दीदी है, पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चा को भी लगता है कि नहीं वो पढ़ रहे तो हमें भी पढ़ना चाहिए। इसीलिए बोला गया कहीं ना कहीं अधिगम पर्यावरण पे भी डिपेंड करता है। जैसा उसको परिवेश मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वह बच्चा भी सीखेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, अधिगम सहज क्रिया है। कैसी? सहज क्रिया नहीं है, यह स्वतः होने वाली प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्या यह खुद से होगा? बच्चा अगर नहीं चाहेगा, क्या वह बैठे बैठे बच्चा सीख पाएगा? नहीं होगा। जब वह सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेगा, कोई उसको सिखाएगा ना, किसी से देख के नहीं सीखेगा, तो वह सीख पाएगा, अधिगम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बल्कि क्या, सीखता है तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है। हर कोई का अगर कुछ सीखता है तो उसका कुछ उद्देश्य, जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं तो आप लोग का भी एक उद्देश्य है कि नहीं हम लोग बीएड करेंगे, फिर टीचर बनेंगे, हो सकता है कुछ लोग प्राइवेट में बनेंगे, कुछ लोग सरकारी टीचर बनेंगे। तो हर कुछ का कुछ ना कुछ सीखने का उद्देश्य होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट। अधिगम चेतना का परिणाम भी हो सकता है या जैविक व सामाजिक असमंजन हेतु आवश्यक भी होता है। क्या होता है? अधिगम ना, चेतना व कितना ज्यादा कॉन्शियस है, कितना ज्यादा मतलब सक्रिय है, उसका भी परिणाम हो सकता है। या जैविक, मतलब वो समाज में रहता है, जैविक, जैविक रूप से और सामाजिक रूप से जो समाज में संतुलन को बनाए रखता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो अधिगम होता है डिपेंड करता है। समाज के साथ अगर रहेगा, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, तो उस पर भी उसका अधिगम डिपेंड करेगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा ही। कैसे उसके आसपास के लोग हैं, आसपास पड़ोस के लोग हैं, तो उस पर भी अधिगम, एक बच्चा का अधिगम डिपेंड करता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। कैसा हो सकता है? ये आप लोग क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। मान लीजिए ऑप्शन रहेगा, अधिगम केवल सकारात्मक होता है, केवल नकारात्मक होता है, दोनों होता है। तो आप क्या ऑप्शन में टिक लगाइएगा? दोनों होता है। तो अधिगम कैसा होता है? सकारात्मक। जैसी संगति वैसे बोलते हैं ना, कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं तो गलत संगति में जाएगा तो वो भी गलत बन जाएगा। अगर वो अच्छा नहीं है लेकिन उसके सारे दोस्त अच्छे रहेंगे तो उसके साथ रहेगा तो वो अच्छा, खराब होते हुए भी धीरे धीरे अच्छा बन जाएगा। तो वही बोलते हैं अधिगम कैसा होता है? सकारात्मक, यानी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसा उसके फ्रेंड सर्कल रहेंगे, जैसा उसका परिवेश मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय क्रिया है। कैसी क्रिया है? मानवीय क्रिया, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी है। खुद से बच्चा सीखेगा, उसमें परिवर्तन होगा तभी तो वो सीख पाएगा। तो कैसी प्रक्रिया है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय क्रिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि हर कोई का एक
गोल होता है। जैसे आपको बताया कि आप लोग मान लीजिए कुछ लोग बीएड किए हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है, मेरा भी हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है। हर कोई का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य के लिए ही करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अधिगम नया व्यवहार प्रदान करता है तथा पुराने व्यवहार पर नियंत्रण भी स्थापित करता है। कहीं ना कहीं ये भी सही है कि अगर बच्चा वह सीख रहा है तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई कुछ भी नया स्किल सीख रहे हैं, जैसे आप लोग भी टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे बीएड में दो एक ऑब्जर्वेशन के लिए जाना पड़ता है तो उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, देखते हैं कैसे क्या पढ़ाना है। फिर 4 महीने के लिए जाते हैं पीओटी में तो वहाँ भी सीखते हैं कैसे क्या पढ़ाना है। तो उससे आपके क्या व्यवहार में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अधिगम व्यक्ति को आवश्यक समायोजन और ग्रहता के लिए तैयार करता है। अगर जो अधिगम है ना बच्चों को आवश्यक समायोजन मतलब कि एडजस्टेबल, कहीं किसी के साथ कैसे तालमेल बैठाना है उसके लिए भी सिखाता है, और कैसे किसी को ग्रहण करना है, किसी कुछ लेना है तो उसके लिए भी क्या करता है, अधिगम तैयार करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अधिगम का क्षेत्र व्यापक है। कैसा है, तो अधिगम, क्योंकि जो अधिगम यानी सीखना किसी एक चीज में, ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ साइकिल सीख रहा है या सिर्फ हम लोग बीएड कर रहे हैं या कोई बीएड कर रहा है। सीखना हर तरीके से हो सकता है। हो सकता है कोई कंपनी में काम कर रहा है उसके लिए सीख रहा है, कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, मतलब हर फील्ड में कुछ ना कुछ सीखता है। कोई बिजनेस करना सीख रहा है, कोई पढ़ाना सीख रहा है, तो हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है। तो उसका क्षेत्र क्या छोटा सा हो सकता है, नहीं, अधिगम का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा अनुभवात्मक क्षेत्रों को समेटे हुए है। क्या, तो इसके अधिगम के अंदर ये सारा क्षेत्र आ जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए अधिगम का क्या क्या विशेषता है। देखिए इसमें हम लोग सारा कुछ आपको अधिगम के बारे में ही बता रहे, और जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो ही हम इतना सारा आपको बता रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये मनोवैज्ञानिक योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्न निम्नांकित है। मतलब बहुत सारे जो भी है उनके विशेषताएं जो अधिगम का हुआ है। देखते कौन कौन सी विशेषता अधिगम का, तो क्या है, पहला देखिए यहाँ सीखना लिखा हुआ वही अधिगम। क्या होता है, अधिगम, अधिगम और सीखना दोनों एक ही है, ठीक ना। कहीं कहीं आपको अधिगम भी मिलेगा, आपको क्वेश्चन भी रहेगा तो अधिगम से जनरली पूछता है, कहीं कहीं सीखना भी रहेगा, ठीक ना, दोनों से पूछ सकता है। तो क्या है, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, आपको ये पहले ही बता चुके हैं। कोई कुछ भी सीखता है या अधिगम करता है तो क्या हुआ, सिर्फ छोटा में ऐसा नहीं कि वह छोटा है तो सिर्फ साइकिल चलाना सीख रहा है, हो सकता है फिर वह उसके बाद और भी कुछ सीखता है, हमेशा सीखता है। तो जो भी एक इंसान होता है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखता ही रहता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, सीखना परिवर्तन है। देखिए यहाँ बोल रहा है सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है, व्यक्ति अपने जन्म के समय से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, सीखना परिवर्तन है, क्योंकि देखिए कुछ भी अगर कोई सीखेगा तो उसमें परिवर्तन होगा ही होगा। कुछ भी सीख रहा है तो परिवर्तन उसमें हो रहा है ना। तो वही बोल रहा है सीखना परिवर्तन है। क्या बोल रहा है, सीखना व्यवहार, विचारों, इच्छाओं और भावनाओं में परिवर्तन लाता है। क्योंकि देखिए कुछ भी अगर कोई सीखेगा या कुछ किसी तरह का अधिगम करेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उसका इच्छा में परिवर्तन आएगा, उसका भावना में परिवर्तन आएगा, सोचने समझने का शक्ति में परिवर्तन आएगा, हर चीज में परिवर्तन आएगा ही आएगा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, सीखना सार्वभौमिक है। कैसा है, तो जो लर्निंग इज यूनिवर्सल, क्योंकि देखिए सिर्फ इंसान ही नहीं सीखता है, अगर कोई सीखता है तो हर कोई सीखता है। जैसे जंतु भी, जो इस संसार में जितने कोई है हर कोई कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे आदमी सीखते हैं, मनुष्य सीखता है, तो कहीं ना कहीं पशु पक्षी जानवर भी कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हैं। तो वही बोल रहा है जो सीखना है ना, सीखना सार्वभौमिक है। क्या है, सीखने का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि संसार के सभी जीवधारियों, जितने भी जीवित
जीवधारी है, सभी में होता है, जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में भी पाया जाता है। यानी कि सभी जीव जंतु कुछ ना कुछ अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते रहते हैं। क्या करते हैं? कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और अपने व्यवहार में भावना में परिवर्तन लाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, सीखना विकास है। देखिए कुछ चीज को सीख रहा है तो कहीं ना कहीं उसका विकास होता है, बच्चे का विकास होता है। अगर मान लीजिए आप सीख रहे हैं, जैसे आप किसी चीज का स्किल, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं या मान लीजिए बीएड ही कोई कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका विकास हो रहा है, उससे उसको फायदा होगा। तो क्या है? सीखना कहीं ना कहीं विकास है। सीखना क्या है? विकास है। व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है। क्या करता है? कुछ ना कुछ सीखता है, जिसके फलस्वरूप उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है। बच्चा का जब सीखता है कुछ ना कुछ, तो उसका विकास तो होता है, उसके साथ साथ क्या होता है? उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सीखना अनुकूलन है। क्या है? सीखना अनुकूलन है, लर्निंग इज एडजस्टमेंट। देखिए क्या बोल रहा है, सीखना वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। देखिए जब तक वह कोई भी है इंसान कुछ सीखेगा नहीं, मान लीजिए वह कहीं नई जगह में गया, ठीक ना, तो वहाँ वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका चाल चलन ढंग तौर तरीका कैसा है, जब तक वह सीखेगा ना, क्या उनसे वो तालमेल बैठा पाएगा? नहीं। तो सीखना क्या है? सीखना जरूरी है और सीखना अनुकूलन है। कहीं ना कहीं जाके वह अपने आप को एडजस्टमेंट करेगा तभी सीखेगा और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, सीखना नया कार्य करना है। वह कुछ भी कर रहा है, जैसे बच्चा साइकिल चलाने सीख रहा है, तो वह नया कार्य कर रहा है। जैसे आप ही कुछ कोर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नया कार्य कर रहे हैं, या कुछ और भी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई खेती करना सीख रहे हैं, तो क्या नया कार्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। तो वही बोल रहा है, सीखना नया कार्य करना है। देखिए एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ के अनुसार, सीखना कोई नया कार्य करना है। क्या है? जो सीखते हैं तो क्या होता है? नया कार्य करते हैं, नया कार्य करना है, बशर्ते यह कार्य फिर किया जाए और दूसरे कार्यों में प्रकट हो। मतलब अगर वो सीख रहे, एक बार कार्य किए, तो दोबारा वो कार्य करे और वह दूसरे कार्य में भी उसको प्रकट करे, उसको भी बताए, दर्शाए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अधिगम का प्रकृति में नेक्स्ट पॉइंट, सीखना अनुभवों का संगठन है। क्या है? संगठन है। क्योंकि देखिए कोई सीखता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक काम सीखता है, अपने जीवन में बहुत सारे काम को सीखता है, और वो सारे काम को सीखने के बाद क्या होता है? उसमें अनुभव आता है। वही बोल रहा है, सीखना क्या? अनुभवों का संगठन है। जैसे आप लोग बोलते होंगे ना, बहुत कोई बोलता है कि सुनते होंगे कि नहीं, हम मेरे पास इतना साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे कंपनी में काम किए हैं, इस तरह से किए हैं। तो क्या हर कंपनी में हर जगह काम करके वह थोड़ा थोड़ा अनुभव लिया है, एक्सपीरियंस लिया है। तो वही बोल रहा है, क्या सीखना अनुभवों का संगठन है। अब देखिए सीखना ना तो केवल नए अनुभव प्राप्त करना है, ना ही पुराने अनुभवों का योग, बल्कि यह नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। क्योंकि नया चीज को सीखता है कुछ, वह जब पुराना चीज जान रहा है उसको भी फिर से सीखता है। तो सीखना कहीं ना कहीं नए और पुराने दोनों चीजों का संगठन है। आप लोग को मजा तो आ रहा होगा, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि हम इतना अच्छा से आप लोग को समझा रहे, पॉइंट बाय पॉइंट सारा कुछ कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा कुछ आप एक बार खुद से भी पढ़िएगा तो समझ में जरूर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है। ये भी पहले भी बोले हैं, कोई कुछ सीखता है तो हर कुछ ना उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, अपने उद्देश्य के लिए ही वो सीखते हैं। जैसे वो कुछ भी कोर्स कर रहे किसी तरह का, तो उनका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो सीखना कहीं ना कहीं उद्देश्य पूर्ण है। क्या बोल रहा? सीखना हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होता है, सीखने की क्रिया उतनी ही अधिक तीव्र होती है। मार्शल एक मनोवैज्ञानिक है, के अनुसार उद्देश्य के बिना सीखने में असफलता निश्चित है। देखिए
अगर किसी चीज को आपका उद्देश्य रहेगा ना, अगर सीख रहे हैं, अब कुछ करने के लिए सीख रहे हैं और आपका एक गोल है कि नहीं, उद्देश्य है कि नहीं हम इसको सीखने के बाद ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो आप उस चीज को जल्दी सीखेंगे। और आप बिना उद्देश्य का नहीं, आपके पास कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं यार, आप नहीं ऐसे ही कि नहीं चलो करते हैं, तो आपका एक उस तरह से नहीं होगा, आप सफलता नहीं पा पाएंगे। उसके बाद ये बोल रहा है सीखना विवेकपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये भी सही है, विवेकपूर्ण है, अपने बुद्धि से दिमाग से काम करेगा तभी वह सीख पाएगा। तो क्या बोल रहा है, सीखना यांत्रिक कार्य के बजाय विवेकपूर्ण कार्य है। क्या है, कैसा है विवेकपूर्ण, क्या है, क्योंकि वो अचानक ऐसे सिर्फ सोचेगा सीख लेने, उसको अपना दिमाग दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा, अपना बुद्धि का भी यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना समझना भी पड़ेगा, तभी वह सही तरीके से सीख पाएगा। बुद्धि या विवेक का प्रयोग करने पर ही किसी बात को शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है। देखिए, बहुत लोग होते हैं जो एक ही टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग को समझ में आता है, कुछ लोग को नहीं समझ में आता है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका तो टीचर के लिए एक ही है। तो कुछ लोग अपना उसमें ट्रिक यूज करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं खुद का, तो उनको समझ में आता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं क्या, विवेक का प्रयोग करना जरूरी है। तो सीखना क्या है, विवेकपूर्ण है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सीखना सक्रिय है। ये तो पहले भी हम बताएं, सीखना कहीं ना कहीं सक्रिय है, क्योंकि जब बच्चा, जब तक आप भी एक्टिव नहीं रहेंगे तो क्या, अब जैसे मान लीजिए बहुत से जैसे बीएड करते हैं बहुत कोई, तो कुछ लोग क्लास नहीं करते हैं, और कुछ लोग क्लास करते हैं, लेकिन जो लोग क्लास रेगुलर करते हैं वो जितना अच्छा से सीख पाएंगे, जो रेगुलर क्लास नहीं करते क्या वो सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो कहीं ना सीखना क्या है, सक्रिय है। सक्रिय सीखना ही वास्तविक सीखना है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। इनके अनुसार क्या, जब तक बालक सीखने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा तो क्या वो सीख पाएगा। जब वही बोले ना, अगर मान लीजिए कोई अब बीएड कर रहे हैं, अगर वो क्लास नहीं करते हैं, बस सिर्फ एग्जाम देते, तो क्या वो उस तरीका से सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। लेकिन नहीं, कुछ लोग होते हैं तब भी सीख जाते हैं, वो अलग बात है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है। कैसे होता है, देखिए, खुद के लिए भी आप सीखते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप सीखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि नहीं, आप समाज को कुछ देने के लिए, समाज को कुछ सिखाने के लिए भी सीखते हैं। सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, सीखते हैं। तो वही बोल रहा है, सीखना व्यक्तिगत कार्य तो है ही, पर उससे अधिक सामाजिक कार्य है। योकम और सिम्पसन, ये मनोवैज्ञानिक के अनुसार, सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। कहाँ, अगर उसको जो सामाजिक वातावरण परिवेश नहीं मिलेगा तो वह सीख नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी सीखता है तो उसमें अपने आसपास का जो समाज है, उनका इन्वायरमेंट कैसा, उस पर उनका बहुत बड़ा हाथ होता है सीखने में। अब देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ये सारा जो ऑप्शन है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, सीखना क्या है, जैसे ये तीन ऑप्शन दिया हुआ है, एक चौथा ऑप्शन वो रहेगा जो इसमें नहीं है। बोलेगा सीखना वातावरण की उपज है, तो आपको जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, हाँ तो बोलेगा नहीं सर पढ़ाए हैं, तो ये सही है। सीखना खोज करता है, ये सही है, तो जो ऑप्शन हम नहीं पढ़ाए हैं वो देखिएगा तीन खुद अलग रहेगा, तो वह आंसर हो जाएगा। सीखना क्या है, वातावरण की उपज है। सीखना कहीं ना कहीं वातावरण पे डिपेंड करता है, एक बच्चे का जो अधिगम है या बड़े का अधिगम कहीं ना कहीं एक वातावरण के अनुकूल ही होता है, उस पर ही डिपेंड करता है। सीखना सदैव उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। वही बोल रहा है, जहाँ कोई व्यक्ति रहेगा उसमें उसको क्या, अपने समाज से, इन्वायरमेंट से कैसा क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है, उस पर उसका अधिगम डिपेंड करता है। जैसे विकास डिपेंड करता था, उसी तरह कहीं ना कहीं अधिगम, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम और विकास कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, और किस तरह से रिलेटेड है पूरा अच्छे तरीक़ा से जानेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, अधिगम भी विकास से थोड़ा थोड़ा मैच करता है या बहुत हद तक मैच करता है। फिर क्या है, सीखना खोज करना है। जैसे आप कुछ चीज, नया चीज सीख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो खोज कर रहे हैं ना, कुछ नए चीज को सीखना है क्या, खोज करना, तो वही बोल रहा है सीखना क्या है, खोज करना है। वास्तविक सीखना किसी बात की खोज करना है। क्या है, जो वास्तविक सीखना है ना, वह किसी चीज की खोज करना है,
इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति स्वयं प्रयास करके एक परिणाम पर पहुंचता है। किस पर पहुंचता है? तो एक परिणाम पर पहुंचता है। देखिए ये सब का कुछ कुछ का इंग्लिश नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये पॉइंट सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप लोग इतना, ये तो हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, बस ये पॉइंट ही हमको बताना था, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि ये बीएड भी के स्टूडेंट भी है यहाँ पे, तो उनको समझने के लिए थोड़ा हम डिटेल में लिख दिए। बाकी तो ऐसे ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना ये सारा पॉइंट ही पूछेगा। अब देखिए सारा कुछ हम लोग पढ़े इतना कुछ, तो जिस तरह से वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे, तो कहीं ना कहीं एक बच्चा सीख रहा है, अधिगम कर रहा है, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ प्रभावित करेगा ना। तो जिस तरह से वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक मेन कारक थे, उसी तरह कहीं ना कहीं अधिगम को भी प्रभावित करने वाले मेन दो कारक है। तो कौन कौन है? पहला क्या हो गया? पहला आपका हो गया पर्सनल, क्या हो गया? जो व्यक्तिगत कारक है, बच्चा खुद से कैसा एक्टिव रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, उस पर डिपेंड करता है। तो पहला कारक क्या है? व्यक्तिगत व्यक्तिगत कारक। ये बच्चे का अपना जो है ना खुद का सीखने जो एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करता है कि वो सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। तो पहला कारक हो गया व्यक्तिगत कारक। और दूसरा, वह बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो दूसरा कारक क्या होगा? पर्यावरणीय कारक। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें ऑप्शन रहेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन अभी इसके अंदर में हम लोग डील करेंगे, व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक। तब हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत कारक में कौन कौन सा है, क्योंकि बच्चा आखिर सीखता है, कुछ बच्चा सीखता है, तो कौन कौन से उसमें बच्चे का व्यक्तिगत कारक होता है, मतलब खुद का कारक होता है जो बच्चा को बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है या फिर नहीं सिखाता है। खुद का कारक उसका वो सीखेंगे, उसके बाद बच्चा कुछ सीखता है या नहीं सीख पाता है सही तरीके से, तो उसमें उसके इन्वायरमेंट यानी पर्यावरणीय कारक क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं? पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत कारक। एक बच्चे का अधिगम में उसका खुद का जो व्यक्तिगत कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला क्या है? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी टू लर्न, किसी चीज को सीखने का जिज्ञासा, उत्सुकता। होता क्या है ना, देखिए अगर आप में किसी चीज को सीखने का जितना ज्यादा जिज्ञासा होगा ना, आप जितना ज्यादा एक्साइटेड होंगे ना, आप उतना जल्दी उस चीज को सीखेंगे। आप ये देखिएगा, ये तो पूरा रियल लाइफ एग्जांपल है, क्योंकि हम जितना कुछ आपको बता रहे हैं आप ये खुद अपने आसपास देखते हो, क्योंकि सब रियल लाइफ का एग्जांपल। आप जितना अच्छा से एग्जांपल के थ्रू इसको समझिएगा ना, सीडीपी उतना अच्छा से आपको समझ में आएगा। पूरा अपने आप रियल लाइफ का एग्जाम्पल के साथ खुद को रिलेट करके समझिए। तो पहला क्या है? जिज्ञासा, क्योंकि कोई भी इंसान या बच्चा जितना ज़्यादा किसी चीज़ को सीखने के लिए उत्सुक रहेगा, वह उतना जल्दी उस चीज़ को सीख पाएगा। क्या है? सीखने की उत्सुकता और नई चीज़ें जानने की इच्छा, ये सब इसमें आता है। देखिए दूसरा क्या है? बच्चे का अधिगम में शैक्षिक पृष्ठभूमि, एजुकेशनल क्या है? एजुकेशनल बैकग्राउंड, इस पे भी डिपेंड करता है बच्चा कैसे क्या सीखता है। तो उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, जैसे कुछ सिखा रहे हैं, ठीक ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ही रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, लेकिन उनका जो स्कूल का बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से या फिर छोटे मोटे स्कूल से पढ़े रहते हैं, मतलब ऐसा देखते हैं जनरली। तो क्या होता है, उनको उनको बाद में समझने में, जब वो किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, थोड़ा दिक्कत होता है। तो वही बोल रहा कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है ना, बच्चे का अधिगम करने में या सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या बोला उसमें? देखिए क्या क्या आता है। पूर्व ज्ञान, पहले से बच्चा शुरू से किस तरह का इन्वायरमेंट में रहा है अपना, पूर्व ज्ञान, अनुभव और सीखने का आधार, ये सारा कुछ किस में आता है? तो शैक्षिक पृष्ठभूमि में, एक बच्चे का एजुकेशनल बैकग्राउंड में। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो अधिगम करने का व्यक्तिगत कारक कौन कौन सा, उसमें थर्ड कारक कौन सा है? सीखने का समय और अवधि। क्या होता है सीखने का समय और अवधि? देखिए हर चीज का सीखने का एक समय होता है, ठीक ना। अब देखिए बच्चा वो छोटा है तो साइकिल चलाने के लिए सीख रहा है, अब कोई 20 साल का हो जाएगा तब वो साइकिल चलाने के लिए सीखेगा, तो क्या एक सही होगा? नहीं होगा। तो हर चीज का ना एक सीखने का उम्र होता है। अब जैसे कोई क्लास वन में है, जैसे मैट्रिक का एग्जाम अगर बच्चा देता है तो जनरली कितना 13 14 15 साल में देते हैं। अब कोई 30 साल में दे रहा है, 25 साल में तो नहीं ना देगा, कुछ लोग देते हैं, बात अलग है। तो क्या होता है, हर चीज का एक सीखने का उम्र होता है।
समय और अवधि होता है, सीखने के लिए दिया गया समय और अध्ययन की निरंतरता उसमें आता है। ठीक है ना। उसके बाद परिपक्वता, क्या तो मैच्योरिटी। अब देखिएगा जो बच्चा है ना, जो शारीरिक या मानसिक रूप से जितना ज़्यादा मैच्योर रहेगा वह किसी चीज़ को जल्दी कैच करेगा, जल्दी सीखेगा। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे का जो अधिगम है उसमें उसका व्यक्तिगत कारक में मैच्योरिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अगर बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो क्या वह सही तरीके से सीख पाएगा। जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं, जो बच्चा शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से सही नहीं है, कुछ ना कुछ उसको मानसिक प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, या फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आप उसको क्लास में अगर समझाइएगा तो वो समझ, जैसे आप लोग देखते हो कि कुछ जैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, तो बहुत से बच्चे, मतलब बहुत नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो माथा है ना बेंच में करके सो जाते हैं, तो आप पूछते हो कि नहीं क्या हुआ है, तो बोलते हैं ना कुछ उसका प्रॉब्लम होता है शारीरिक या फिर मानसिक, तो वही होता है। बोल रहा है कि जो ये भी कहीं ना कहीं एक कारक है बच्चे का अधिगम के लिए, व्यक्तिगत जो कारक है उसमें शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी सही होना जरूरी है। एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जितना अच्छा रहेगा वह उतना अच्छा से सीख पाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, स्वास्थ्य शरीर, क्या स्वस्थ शरीर और तनाव मुक्त मन सीखने की क्षमता बढ़ाते हैं। वही बोल रहा है, जो बच्चा जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, अच्छा से तनाव मुक्त रहेगा, किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा, वो उतना जल्दी सीखेगा। और वही दो बच्चा जिसको बहुत कुछ टेंशन है तो वह जल्दी से नहीं सीख पाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है अभिवृत्ति। क्या बोल रहा है, अभिवृत्ति। देखिए सीखने के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए होता क्या है ना, कुछ भी अगर आपको सीखना है आप उसके पॉजिटिव रहिएगा, नहीं कि हमको सीखना है इससे फायदा है, तो आप जरूर सीखिएगा। नहीं पहले से नेगेटिव रहिएगा कि नहीं, तो फिर क्या होगा, जैसे अब कुछ एग्जाम में किसी को निकालना, तैयारी करना, अब पहले से नहीं नेगेटिव है कि नहीं ये एग्जाम हमसे नहीं निकलेगा, तो क्या कभी निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए नहीं भी, तो आपको हमेशा पॉजिटिव होना है, नहीं हम इसको निकाल लेंगे। जैसे आपको कुछ पढ़ाना है तो अपने पॉजिटिव की नहीं, हम इसको पढ़ा लेंगे, हो सकता है कुछ मिस्टेक होगा, हम सीखेंगे, लेकिन नहीं इसको पढ़ा लेंगे। तो वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसका अभिवृत्ति पे डिपेंड करता है, सीखने की जो सीखने के प्रति क्या सकारात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव जो दृष्टिकोण होता है उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए बुद्धि, ये भी कहीं ना कहीं बच्चे का जो अधिगम है उस व्यक्तिगत कारक में आता ही आता है, क्योंकि देखिए जो बच्चा का बुद्धि ज़्यादा होगा, मतलब क्या, जो बच्चा थोड़ा तेज तरार होगा वह जल्दी चीज़ों को सीखेगा। अब खुद देखिए, जो बच्चे क्लासरूम में तेज रहते हैं तो आप कुछ भी उसको बताइएगा तो वो तुरंत सीख जाएंगे, कुछ पूछिएगा तो तुरंत बताएंगे। और जो बच्चे तेज नहीं रहते हैं, थोड़ा बुद्धि कम है जिनका, वह जल्दी से नहीं समझ पाते हैं, वह बार बार क्वेश्चन पूछेंगे। आप अच्छा तरीका से समझाइएगा तो भी समझने में उनको टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं बुद्धि भी एक कारक है। ज्ञान को समझने, विश्लेषण करने और समस्याएं हल करने की क्षमता, ये सारा किस में आता है, बुद्धि में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अधिगम प्रक्रिया रणनीतियां। अधिगम प्रक्रिया वो सीखने का, जैसे देखिए सीखने का क्या प्रोसेस है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, ठीक ना, तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि ना वो किस तरह से सीख रहा है। जैसे वो टीचर पे भी किस टीचर से पढ़ रहा है, उसका पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए वो पढ़ लिए, ठीक है ना, उसके बाद क्या खुद से उसको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और कुछ लोग ने सिर्फ क्लास लेक्चर देख लिए, कुछ करेंगे नहीं, तो क्या हो वो सक्सेस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। वही बोल रहा है, कहीं ना कहीं जो अधिगम का प्रक्रिया है ना और उसका क्या रणनीति है स्टूडेंट, वो सब डिपेंड करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। क्या बोल रहा है, छात्र द्वारा अपनाई गई सीखने की विधियाँ, किस तरह से कौन सा विधि का प्रयोग कर रहा है सीखने के लिए, तो ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए अनुशासन, अनुशासन भी जरूरी है। क्या बोल रहा है, नियमितता, समय पालन और आत्मनियंत्रण, ये सब कुछ किस में आता है, तो अनुशासन में। आप देखिएगा ये भी क्लासरूम में जो बच्चे थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। आप उनको कुछ बोलते होंगे, जो पूरे डिसिप्लिन मैनर वे में रहते हैं वो जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, और जो थोड़ा बदमाश रहते हैं वो थोड़ा, आप जानते ही है, थोड़ा लेट से सीखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है,
शिक्षक की शिक्षण विधि ये भी कहीं ना कहीं अधिगम के लिए ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए दो टीचर है, ठीक ना, दोनों टीचर एक सेम सब्जेक्ट को पढ़ा रहे, एक टीचर का पढ़ाने का तरीका दूसरे टीचर से अलग है। तो अब देखिएगा कि जो एक टीचर के स्टूडेंट जो है वो समझ रहे हैं, लेकिन दूसरे टीचर के स्टूडेंट है वो समझ नहीं रहे हैं क्या। तो जो पढ़ाने का विधि है, समझाने का विधि है ना, वो अलग है, वो सही नहीं है, मतलब अलग है, तो बच्चे नहीं समझ पाते। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक की शिक्षण विधि है ना, टीचर का जो टीचिंग प्रोसेस है, वह भी जो टीचिंग मेथड है, उस पर भी कहीं ना कहीं अधिगम डिपेंड करता है। क्या बोल रहा, शिक्षक की शैली, तकनीक और व्यवहार अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी आप लोग ही मान लीजिए प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं 1 to 5 में, तो आप देखिएगा डिजिटल बोर्ड से क्लासरूम लगा हुआ, जो अच्छे अच्छे स्कूल है वहाँ पे, तो आप उससे समझाइए, क्योंकि बच्चा यहाँ देख भी सकता है, सुन भी सकता है, अच्छा से विजुअलाइज कर सकता है, सारा कुछ वीडियो भी देख सकता है, तो अच्छे तरीक़े से समझेगा। तो ये समझाने का तरीका हुआ, पढ़ाने का, तो बच्चा को जल्दी समझ में आएगा। एक नॉर्मल पुराना तरीका नहीं, ब्लैक बोर्ड में चौक से या मार्कर से लिख दिया और समझा रहे हैं, तो क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो ये तरीका जो डिजिटल बोर्ड में समझाने का तरीका है, वो समझाने का तरीका थोड़ा अच्छा, जैसे हम ही लोग पढ़ाते हैं आपको एनिमेशन के थ्रू, पूरा डायग्राम के थ्रू, फोटो के थ्रू समझाते हैं, तो समझ में आता है। और ऐसे ही हम नॉर्मल आपको मार्कर से लिख के बताएंगे, समझाएंगे, तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। अब देखिए रुचि, जो बच्चे का अधिगम में जो व्यक्तिगत कारक है, उसमें क्या है? रुचि। क्या विषय में लगाव, पसंद और आकर्षण। जब तक उस बच्चे को उसमें रुचि नहीं रहेगा, क्या सीख पाएगा? जैसे कुछ बच्चे को मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो इंटरेस्ट रहता है तो क्या वो मैथ को जल्दी सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं। और किसी लोग को मन ही नहीं लगता है पढ़ने में, तो क्या वो सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी अधिगम के लिए जरूरी है और अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। देखिए आपका क्वेश्चन पूछेगा, सीटेट जेटेट में बहुत से एग्जाम में और भी जितने राजस्थान, यूपी टेट, बहुत सारे जो टेट के एग्जाम हुए हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सारा पूछेगा कौन सा व्यक्तिगत कारक ने एक बच्चे का अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा व्यक्ति कारक नहीं है, व्यक्तिगत कारक नहीं है। जैसे ये सब, एक रुचि दिया हुआ है, अभी प्रेरणा दिया हुआ है, एक अभिरुचि दिया हुआ है, ये तीनों दिया हुआ है। और एक दिया हुआ रहेगा परिवार, तो परिवार किस में आ जाएगा? वो तो पर्यावरणीय कारक में आ जाएगा ना। तो ये तीनों सही है, वो आ जाएगा क्या? परिवार। तो वो आंसर हो जाएगा, कौन नहीं है? तो परिवार नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट पॉइंट से, जितना भी हम पॉइंट बता रहे हैं ना, सारा पॉइंट बोल रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हम आपको सीडीपी में करवा रहे हैं ना, आप इतना कर लीजिएगा ना, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका सीडीपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जेटेट हो, सीटेट हो, बाकी तो यूनिवर्सिटी एग्जाम का पैसे ही उड़ा दीजिएगा। ये सारा कुछ इतना अच्छा से हम पढ़ा ही रहे हैं, जितने भी है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा सारा कुछ, मेरा जितना भी नोट्स हम दे रहे हैं कंटेंट, आपको दोबारा खुद से बस पढ़ना पड़ेगा, खुद से एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, और सारा एग्जाम को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाइएगा सारे क्वेश्चन को। अब देखिए, बच्चे का जो अधिगम है, जो बच्चा सीख रहा है, उसको प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक तो हम देख लिए। अब दूसरा क्या देख रहे हैं? एक बच्चे का जो बच्चा अधिगम करता है, सीखता है, तो कहीं ना कहीं उसके पर्यावरण का भी भूमिका होता है। तो पर्यावरण का जो भूमिका होता है, उसमें कौन कौन सा आता है, वो हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्या है? पर्यावरणीय कारक। कौन कौन से कारक है? एक बच्चे का अधिगम के लिए कौन कौन से पर्यावरणीय कारक है, और उसमें कौन कौन से आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला कौन सा कारक है? वातावरण का प्रभाव। बोलते हैं ना कि बच्चा जिस तरह का वातावरण में रहेगा, वह उस तरह से सीखेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल बहुत पहले भी दे चुके हैं कि नहीं, घर में ही जैसे उसके बड़े भैया, भाई बहन जो भी है, वो पढ़ रहे हैं, डेली शाम होता है अपना पढ़ने के लिए, तो अगर छोटा भाई है तो वो भी देखेगा नहीं कि मेरे दीदी पढ़ रही है, भैया पढ़ रहे, तो वो भी पढ़ने के लिए बैठेगा। और वही होता है कि मान लीजिए कुछ उसके मम्मी ही, जैसे मान लीजिए बच्चे के सामने मम्मी टीवी देख रही है, तो क्या करेगा बच्चा? पढ़ेगा, वो भी टीवी देखेगा। तो इसलिए वैसा नहीं कीजिएगा आप लोग, बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो टीवी भी नहीं देखना चाहिए। अब खुद मोबाइल में बिजी रहिएगा और बच्चा को बोलिएगा पढ़ने, तो पढ़ेगा नहीं। बच्चा पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है एक बच्चे का अधिगम में। अब दूसरा पॉइंट क्या है? वंशानुक्रम। ये भी कहीं ना कहीं वंशानुक्रम में, जैसे वृद्धि और विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है, तो उसी तरह अधिगम को भी। क्योंकि देखिए, किसी के मम्मी पापा, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तेज तर्रार है, तो उसका बच्चा भी कहीं ना कहीं अच्छा तरीका से और जल्दी सीखेगा, उनका भी बुद्धि तेज रहेगा।
क्या बोल रहा है, माता पिता से प्राप्त गुण जैसे बुद्धि और स्वभाव इसमें आता है, किसमें, वंशानुक्रम में क्या क्या आएगा, तो माता पिता से प्राप्त गुण और बुद्धि और स्वभाव ये सब किससे आएगा, माता पिता से आएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वंश क्रम, जैसे किस तरह का समाज में रह रहा है, किस तरह का संस्कृति में रह रहा है, उस पर भी बच्चे का जो अधिगम है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई जाते हैं, जैसे हिंदू परिवार में मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो बच्चा भी जाएगा ना, कोई क्रिश्चियन है तो वो जा रहे हैं अपना चर्च में, तो जो बच्चे हैं वो भी सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर भी डिपेंड करता है बच्चे का अधिगम। समाज की परंपराएं, मूल्य, मान्यताएं, ये सारा पॉइंट जैसे देखिए आप वृद्धि और विकास में पढ़े थे ना, उसी तरह बहुत कुछ मैच कर रहा है। अब देखिए पर्यावरणीय कारक में चौथा पॉइंट क्या है, व्यक्तित्व का विकास, किस तरह से व्यक्तित्व का, एक बच्चे का व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उस पर भी उसका अधिगम डिपेंड करता है। जिसका बाहरी परिस्थितियां व्यक्तित्व को आकार देती है, वही बाहरी परिस्थितियां मतलब आसपास के पड़ोस, उसका एनवायरनमेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर अच्छे रहेंगे तो बच्चा भी अच्छा सीखेगा, गलत संगति में जाएगा तो गलत सीखेगा, सही अच्छा दोस्त रहेगा तो अच्छे तरीके से सीखेगा, सही चीज़ को सीखेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, परिवार का वातावरण, आपको बताए ना परिवार का वातावरण, उसको घर में किस तरह का माहौल मिल रहा है, उसके बड़े किस तरह से पढ़ रहे हैं तो वो देख के पढ़ेगा। मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं तो बच्चा भी क्या करेगा, टीवी देखेगा, मोबाइल चलाएगा, नहीं पढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित करता है अधिगम को। तो घर का माहौल, माता पिता का समर्थन, शिक्षण की आदतें, क्योंकि देखिए घर का माहौल अच्छा रहेगा तो पढ़ेगा, माता पिता उसको सपोर्ट करेंगे, पढ़ने के लिए बोलेंगे तो पढ़ेगा। और शिक्षण की आदतें, जो पढ़ने का जो आदत है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये भी कहीं ना कहीं बच्चे का जो है ना अधिगम को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है देखिए, तनाव मुक्त और सकारात्मक वातावरण सीखने में, जैसे किसी तरह का कोई, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ना स्कूल जाते हैं तो आसपास में कुछ वैसा होता है कि तनाव मुक्त नहीं, बच्चा का कुछ ऐसा, यहाँ के बच्चा का चोरी होता है, तो इस तरह का जो तनाव मुक्त वातावरण होता है ना, तो बच्चे को डर लगता है स्कूल जाने में, क्या तो बच्चा का सही तरीके से विकास हो पाएगा, अधिगम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं तनाव मुक्त वातावरण भी और डर मुक्त, भय मुक्त वातावरण भी होना जरूरी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, शिक्षा के अनौपचारिक साधन, जैसे अनौपचारिक साधन में क्या क्या आ गए, यही सब, परिवार, डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली कौन कौन से, तो परिवार, मित्र, समाज, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब भी किस तरह से कहीं ना कहीं बच्चे का अधिगम को प्रभावित करते हैं, क्योंकि बच्चे सीखने में ये सब चीज़ का प्रयोग करता है। तो ये सब भी एक बच्चे का जो अधिगम है उसको प्रभावित करते हैं। अब देखिए विद्यालय, बच्चा का सीखने का तो विद्यालय बहुत प्रभावित करता ही। देखिए किस तरह का वह स्कूल में पढ़ता है, उसके टीचर कैसे हैं, इस पे एक बच्चे का अधिगम, जैसे विकास डिपेंड करता था, वृद्धि विकास, उसी तरह से अधिगम भी डिपेंड करता है। क्या बोल रहा है, स्कूल की व्यवस्था, नियम और शिक्षक छात्र संबंध, ये सब भी बच्चे का अधिगम पे प्रभाव डालते हैं। उसके बाद ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, ये पहले भी देख चुके हैं हम लोग, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण भी एक बच्चे का अधिगम में प्रभाव डालते हैं। सामाजिक प्रभाव, समुदाय का माहौल, किस तरह का आसपास के लोग हैं, समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब सीखने में एक बच्चे का अधिगम में प्रभाव डालते हैं। उसके बाद देखिए कक्षा का भौतिक वातावरण, फिजिकल जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें भी जैसे देखिए उसमें क्या क्या आता है, जैसे क्लासरूम क्या होना चाहिए, प्रॉपर उसमें खिड़की होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, पूरा लाइट होना चाहिए, तो सारा कुछ उसके दोस्त जो भी रहते हैं ना, ये किस में आ जाए, कक्षा का भौतिक वातावरण में, क्या बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, वेंटिलेशन, सफाई, ये सारा कुछ उसके अधिगम में प्रभावित प्रभाव डालते हैं। अगर मान लीजिए क्लासरूम गंदा रहेगा तो थोड़ा मन नहीं लगेगा बच्चा को पढ़ने में। तो कहीं ना कहीं यह भी एक बच्चे का अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि विकास और अधिगम में क्या संबंध है, ठीक ना। अब पहले तो हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में जितना सारा पॉइंट्स है सारा कुछ पढ़ लिए।
अधिगम का भी जितना सारा पॉइंट्स था उसको पढ़ लिए। अब क्योंकि हम लोग का टॉपिक है वृद्धि और विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, तो हम लोग विकास की अवधारणा को पढ़ लिए, उसके बाद अधिगम के बारे में पढ़ लिए। अब दोनों के बीच में क्या संबंध है इसको जानेंगे, ठीक ना। तो देखिए हम लोग देखते हैं विकास और अधिगम में क्या संबंध है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए विकास और अधिगम के बीच कैसा संबंध है, तो विकास और अधिगम के बीच घनिष्ठ और जटिल संबंध है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है और साथ साथ चलती है। क्योंकि देखिए बच्चे का जब विकास होगा तभी वह अधिगम, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा जन्म लिया, उसका शारीरिक या मानसिक विकास हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तभी तो वह साइकिल चलाने के लिए सीखा। तो कहीं ना कहीं बच्चा का संबंध विकास और अधिगम का संबंध जरूरी है। पहले बच्चा का विकास हुआ तब वह अधिगम किया, सीखा। और ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ को सीखने के बाद भी बच्चे का विकास होता है। जैसे वह साइकिल चलाने के लिए सीखा तो उसके बाद भी उसका विकास हुआ, गाड़ी चलाने के लिए सीखा, या किसी तरह का और कोई कोर्स किया, कंप्यूटर का कोर्स किया, कंप्यूटर के लिए कुछ चलाने के लिए सीखा, या कुछ टीचिंग का कोर्स किया, जैसे बीएड किया, तो कहीं ना कहीं यह भी उसके विकास को प्रभावित करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अधिगम और विकास दोनों एक दूसरे से संबंधित है, और दोनों के बीच कैसा संबंध है, घनिष्ठ और जटिल संबंध है। अब देखिए विकास और अधिगम दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी है। वही जो बताया अभी, दोनों अलग अलग प्रोसेस नहीं है, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए इसमें कौन कौन सा पॉइंट विकास और अधिगम में कौन कौन सा संबंध क्या क्या है, वो पॉइंट के थ्रू हम लोग देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, विकास अधिगम के लिए आधार तैयार करता है। क्या करता है, विकास जो है ना अधिगम के लिए आधार तैयार करता है। क्योंकि पहले बच्चा का शारीरिक विकास, मानसिक विकास होगा तो ही बच्चा सीखेगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कि आधार प्रदान कर रहा है। ये बच्चे जिस स्तर का विकास प्राप्त कर लेते हैं उसी के अनुसार वे अधिगम कर पाते, क्या कर पाते हैं, अधिगम कर पाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा जब तक शारीरिक रूप से तैयार नहीं होता है तब तक साइकिल चलाना नहीं सीख पाते। वही हम एग्जांपल दिए कि बच्चे क्या करता है, विकास अधिगम के लिए क्या करता है, विकास जो अधिगम के लिए रास्ता तैयार करता है, आधार तैयार करता है। क्योंकि बच्चे का जब शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, तो ही बच्चा कहीं ना कहीं जाकर साइकिल चलाने के लिए सीखेगा। बच्चे का अगर विकास होगा ही नहीं शारीरिक मानसिक, बच्चा क्या छोटा भी सीखेगा, नहीं सीखेगा साइकिल चलाने के लिए। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, देखते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, पढ़ाते पढ़ाते मुंह सूख जाता है ना। देखिए हम आज थोड़ा आप लोग का लंबा क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आज जो अधिगम का सारा टॉपिक था उसको भी पढ़ाना था, और दोनों के बीच में क्या संबंध है उसको भी पढ़ाना था। तो ये जो थ्योरी वाला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक आप लोग का, वो आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सारा जो इस चैप्टर में जितना पढ़ाए हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उसमें देखिएगा आप लोग जितना भी स्टेट टेट का एग्जाम हुआ है सारा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाएंगे। क्योंकि आप एक बार पढ़ लिए तो आपको बस ये जितना हम नोट्स दे रहे हैं करवा रहे हैं उतना ही कर लीजिएगा, तो आपका मैक्सिमम सारा एग्जाम निकल जाएगा, अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना अच्छा तरीका से हम आपको कंटेंट ही दे रहे हैं, और प्रैक्टिस भी भरपूर करवाएंगे। पहले जैसे थ्योरी कंप्लीट होगा, एमसीक्यू करवाएंगे, और जैसे पूरा थ्योरी का क्लास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी एग्जाम तक पूरा तैयारी करवाएंगे आप लोग का। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, अधिगम विकास को गति देता है। क्या करता है, अधिगम विकास को गति देता है। क्योंकि देखिए अगर बच्चा कुछ नया चीज को सीखेगा तो बच्चे का विकास जल्दी होगा, तो कहीं ना कहीं जो अधिगम है ना बच्चे को गति देता है। क्या करता है, गति प्रदान करता है। देखिए क्या बोल रहा है, अधिगम विकास की गति को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। जब बच्चे नए कौशल, क्या करते हैं, जब बच्चे नए कौशल और अनुभव सीखते हैं तो उनकी मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताएं विकसित होती है। होता है कि नहीं, जब बच्चा कुछ नया चीज को सीख रहा है तो उसका क्या क्या विकसित होगा, वो अनुभव कौशल भी सीख, नया नया कौशल कुछ सीख रहा है तो उसमें नया कौशल आ रहा है, उसको अनुभव भी आ रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, सामाजिक और हर तरह का विकास हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं यह बच्चे का विकास को प्रभावित करेगा और उसके विकास को गति देगा, गति प्रदान करेगा। इससे बच्चे का विकास जल्दी होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर बच्चा का अधिगम होगा तो विकास होगा, अगर बच्चे का विकास होगा तो अधिगम होगा। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्या बोल रहा है, विकास और अधिगम एक दूसरे पर निर्भर है। किस पे, एक दूसरे पर निर्भर है। विकास के बिना अधिगम संभव नहीं और अधिगम के बिना विकास अधूरा है। क्या बोल रहा है, विकास के बिना अधिगम संभव नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल दिया ना, जब तक बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास नहीं होगा तब तक क्या वो साइकिल चलाने सीखेगा, नहीं सीखेगा। तो उसके बाद वही बोल रहा है, विकास के बिना अधिगम संभव नहीं और अधिगम के बिना विकास अधूरा है। क्योंकि देखिए अगर वह नए नई चीज़ों को सीखेगा नहीं, नए नई क्षमता, जब तक उसमें स्किल्स नॉलेज नहीं आएगा तब तक उसका अच्छा तरीका से विकास भी नहीं हो पाएगा, संपूर्ण विकास उसका नहीं होगा, यानी कि विकास अधूरा ही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिगम और विकास के संबंध में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिगम विकास के अवसर प्रदान करता है। क्या करता है, जो अधिगम है ना, विकास के लिए नए नए अवसर प्रदान करता है। कैसे करता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या करता है, अधिगम बच्चों को नई चुनौतियों, बच्चा कुछ कुछ सीखता है तो नया नया उसके सामने चुनौती आता है, नए नए चीज़ों को सीखता है तो उसमें बच्चे का विकास होता है कि नहीं होता है। नए परिवेश और नई गतिविधियों का अनुभव करवाता है। क्या करवाता है, जब जो अधिगम है, अधिगम के थ्रू बच्चे में क्या, नया चुनौती आता है, नया परिवेश में आता है, उसका नया अनुभव मिलता है, नया कौशल सीखता है। तो जिससे क्या होता है, जिससे विकास के नए अवसर पैदा होते हैं, बच्चे का जो विकास का है ना, नया नया अवसर पैदा होता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, परिपक्वता या मेचुरेशन और अधिगम का संबंध। इसमें देखिए होता क्या है ना, कि जो बच्चा जितना ज़्यादा मेच्योर रहेगा ना, आप देखिएगा कहीं ना कहीं वह जल्दी सीखेगा। आप देखिएगा जैसे क्लासरूम में ही कुछ बच्चे थोड़ा मेच्योर रहते हैं तो वो चीज़ों को जल्दी समझते हैं। तो वही बोल रहा है, परिपक्वता मैच्योरेशन जैविक विकास है। क्या, जैविक विकास है, जबकि अधिगम पर्यावरण से अर्जित कौशल है। जो मैच्योरेशन है ना, या मतलब उसका खुद का जैविक यानी शारीरिक विकास है उस तरह का, जबकि अधिगम तो कहाँ से सीखता है, वह पर्यावरण से सीखता है, उसके द्वारा अर्जित कौशल है। परिपक्वता अधिगम की पूर्व शर्त है। क्या है, जो परिपक्वता है ना, अधिगम की पहले की शर्त है, प्री कंडीशन है। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा तब तक लिख नहीं सकता जब तक उसकी उंगलियां जैविक रूप से विकसित ना हो। सही बात है, जब तक बच्चा का उंगली विकसित नहीं हो पाएगा क्या वह लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। तो कहीं ना कहीं परिपक्वता और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और भावनात्मक विकास अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, जो सामाजिक और भावनात्मक विकास है ना कहीं अधिगम को प्रभावित करते हैं। उस बच्चे का सामाजिक विकास किस तरह से हुआ है, किस तरह के समाज में रहा है, उसका भावनात्मक विकास कैसा हुआ है, किस तरह का इमोशंस है, यह भी अधिगम को समझ, क्या अधिगम के लिए जरूरी है। क्या बोल रहा है, बच्चों का आत्मविश्वास, प्रेरणा, सामाजिक संपर्क और भावनात्मक स्थिरता सीधे अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं। एक भावनात्मक रूप से सुरक्षित बच्चा बेहतर होता है। क्या होता है, जो बच्चा है ना ज़्यादा भावनात्मक रूप से जो रहेंगे ना, वो क्या होता है, ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, अच्छा बेहतर रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, ये सारा कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक ना। संज्ञानात्मक विकास अधिगम की गुणवत्ता निर्धारित करता है। क्या करता है, किस तरह का अधिगम होगा, मतलब किस तरह से बच्चा सीख रहा है, उसका क्या क्वालिटी रहेगा, इस क्वालिटी को क्या करता है, निर्धारित करता है कौन, तो संज्ञानात्मक विकास। क्या बोला, देखिए जैसे जैसे संज्ञानात्मक क्षमताएं, देखिए इसमें कौन कौन सी क्षमता आता है, क्षमताएं बढ़ती है। ये क्या बोल रहा है, जैसे जैसे संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ती है, देखिए संज्ञानात्मक क्षमता में क्या क्या आता है, ध्यान, स्मृति, तर्क, चिंतन, वैसे वैसे अधिगम बेहतर होता जाता है।
क्योंकि देखिए कोई भी बच्चा है उसमें जो ध्यान लगाने का शक्ति, थोड़ा मेमोरी पावर, तर्क वितर्क करने का शक्ति, सोचने समझने का शक्ति जैसे जैसे उसमें बढ़ेगा वह जल्दी चीज़ों को क्या करेगा, सीख सकेगा, बेहतर तरीके से सीखेगा। अब देखिए लास्ट में हम लोग आ गए हैं, अधिगम और विकास में क्या संबंध है का 8वां पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछता है अधिगम और विकास में क्या संबंध है। ये सारा पॉइंट जो बता रहे हैं ना इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। बस पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, पर्यावरण पर्यावरण विकास अधिगम दोनों को प्रभावित करता है। जो पर्यावरण होता है ना, विकास और अधिगम, ये तो पहले भी बता रहे, बार बार बता रहे कि विकास और अधिगम कहीं ना कहीं पर्यावरण पे डिपेंड करता है, उसके परिवेश पे डिपेंड करता है, किस तरह का उसको इन्वायरमेंट मिलता है बच्चा का, उसी तरह से बच्चा का अधिगम भी होता है और विकास भी होता है। वही बोल रहा, परिवार, विद्यालय, समाज, भाषा, संस्कृति, ये सभी कारक क्या करते हैं, ये सभी कारक बच्चे के विकास और अधिगम दोनों को दोनों पर क्या गहरा प्रभाव डालते हैं। ये सारा कुछ तो हम आपको पहले क्लास से ही बता रहे हैं सारा कुछ। अब देखिए व्यक्तिगत भिन्नताएं, कहीं ना कहीं बच्चे का अधिगम के लिए व्यक्तिगत भिन्नताएं भी डिपेंड करता है। हर बच्चे का ना सोचने समझने का शक्ति, शारीरिक विकास अलग अलग होता है, हर कोई का बुद्धि एक जैसा नहीं होता है। तो जैसा जिसका बुद्धि ज़्यादा रहेगा वह जल्दी समझेगा, चीज़ों को जल्दी समझ लेगा। तो वही बोल रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या, हर बच्चे की विकास दर और अधिगम की गति, क्या अधिगम की गति अलग अलग होती है। क्या होता है, ये आनुवंशिकता, परिवेश, स्वास्थ्य, पोषण और अवसरों पर निर्भर करता है। किस पे डिपेंड करता है, ये सारा कुछ पे डिपेंड करता है। ये सारा कुछ बता चुके हैं, सारा पॉइंट जितना बता रहे हैं ना ये रिपीटेड है, सारा कुछ बताया आप लोग को। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, विकास अधिगम का चरणबद्ध संबंध क्या है, स्टेज वाइज रिलेशनशिप दोनों में। विकास और अधिगम में किस तरह का रिलेशनशिप है, तो स्टेज वाइज रिलेशनशिप है, और ये भी कहीं ना कहीं बच्चे का अधिगम को प्रभावित करता है। देखिए बोल रहा है बच्चे के विकास के विभिन्न चरणों, देखिए बच्चे का विकास का कौन कौन सा चरण, जैसे शैशवावस्था, ये सब अगले जो चैप्टर है ना उसमें बाल्यावस्था में सारा कुछ हम लोग देखेंगे। शैशवावस्था, फिर उसके बाद का अवस्था को बोलते हैं बाल्यावस्था, फिर उसके बाद का अवस्था को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। ये सारा कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा ना सारा कुछ उसमें पढ़ेंगे। में अधिगम की प्रकृति बदलती रहती है, क्योंकि देखिए कोई बच्चा है ना, हर ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि बच्चा छोटा में थोड़ा जल्दी चीज़ों को सीखता है, फिर थोड़ा धीरे होता है, फिर सीखता है, फिर थोड़ा धीरे सीखता है। उसका विकास छोटा में थोड़ा तेज़ी से होता है, फिर धीरे होता है, फिर तेज़ी से होता है, फिर धीरे से होता है। तो वही बोल रहा है कि बच्चों के विकास के विभिन्न चरण में होता है, जैसे क्या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में अधिगम की प्रकृति बदलती रहती है। सब में जो विकास जिस तरह से अलग अलग होता है ना, उसी तरह से अधिगम भी कहीं ना कहीं अलग होता है हर चरण में। छोटा अगर बच्चा छोटा है तो उसका अधिगम सीखने का तरीका अलग होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो और अच्छी तरीके से सीख पाएगा, और बड़ा होगा तो और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएगा, और बड़ा होगा तो और जल्दी सीख पाएगा। तो इसी तरह से एक चरणबद्ध तरीका है सीखने का अधिगम, ठीक ना। अब देखिए लास्ट में क्या है, अब देखिए ये जो हमारा एप्लीकेशन है, देखिए जितना कुछ भी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं सारा कुछ का कहाँ मिलेगा, जो पेड कोर्स हम लोग का चल रहा है कहाँ पे, चाहे वह जेटेट हो, सीटेट हो, या फिर बीएड का, सारा पेड कोर्स एप्लीकेशन में ही चल रहा है। पेड कोर्स स्टार्ट है, और अभी तो ये आप लोग का यूट्यूब में कुछ कुछ क्लास चल रहा है, लेकिन सारा क्लास कहाँ चलेगा, एप्लीकेशन पे ही चलेगा। तो अभी तक जो भी हम लोग का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, ये टीचिंग एकेडमी का एप्लीकेशन है देखिए लोगों, लेकिन प्ले स्टोर में इसका नाम क्या है, BEd DLED नोट्स लेसन प्लान। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बीएड के लिए ये एप्लीकेशन तो वरदान है ही, प्लस जेटेट और सीटेट वालों के लिए भी, क्योंकि हम शुरू से जो बीएड से ही आप लोगों को जेटेट सीटेट के लिए पढ़ा रहे हैं। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें सारा कोर्स बना हुआ है। जो कोर्स खरीदना चाहते हैं कोर्स को खरीद लीजिए, उसमें बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा। सारा कुछ का जितना पढ़ा रहे हैं सारा नोट्स आपको प्रिंटेबल नोट्स वहीं पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो टीचिंग एकेडमी यानी कि BEd DLED नोट्स लेसन प्लान का जो एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन में मिलेगा आप लोग को। तो अभी तक अगर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। देखिए कितना, तो 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी
50,000 से ज़्यादा बीएड डीएलएड के स्टूडेंट इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं और इससे पढ़ रहे हैं। तो सोचिए कहीं ना कहीं अच्छा है ये एप्लीकेशन, तभी तो इतने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो आप लोग डाउनलोड करके जो भी कोर्स खरीदना चाहते हैं जल्दी से कोर्स परचेज कर लीजिए, अभी डिस्काउंट चल रहा है। उसके बाद फिर प्राइस बढ़ भी सकता है, और जहाँ तक हमको लग रहा है प्राइस जल्दी ही बढ़ जाएगा। और डेली कुछ ना कुछ स्टूडेंट एडमिशन ले ही रहे हैं। तो चलिए, ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक था विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध का थ्योरी यहाँ पे होता है कंप्लीट। इसके बाद और भी करेंगे, जैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद और भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक से पूछता है जो सिलेबस में नहीं रहता, तो वो सब भी अलग से और करवाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितना भी थ्योरी किए हैं ये 4-5 क्लास में, सारा का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, प्लस जेटेड सीटेड या कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं टेट वाला एग्जाम, उसमें सारा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।